अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं वेजा फ्राई। जी हाँ, वेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि जैसे ही न कोई नई वीडियो आएगी, आपको फ़ौरन ही नोटिफ़िकेशन भी जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल, हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और आप सब जानते ही हैं कि ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के विजिट पर आए थे। जी, अब वो वापस जा चुके हैं और उनके वापस जाने के फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी कराची का विजिट किया है। शहबाज शरीफ साहब का ये पहला विजिट है प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। उसके बाद वो मज़ार-ए-कायद पे भी गए और इसी किस्म की जो कराची में बिज़नेस कम्युनिटी वगैरह है उससे मुलाकात भी करेंगे। हम बात करें सबसे पहले ईरान की। जी हाँ, ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान के विजिट पे थे और यकीनन उन्होंने जो है वो यहाँ पर काफ़ी जगह वो गए और उनको पसंद भी आया होगा। लेकिन साथ-साथ हम ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में ट्रेड की बात भी हुई है, उसके साथ ये बात भी हुई है कि गैस पाइपलाइन पे काम किया जाएगा। अब ये बातें तो ख़ैर होती रहीं और होनी ही चाहिए थी क्योंकि काफ़ी दिनों से हम ये सुन रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने एक बार फिर इशारा दिया है कि वो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है या पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा सकता है या पाबंदियां लगा सकता है, क्योंकि अगर ईरान के साथ काम किया गया तो पाकिस्तान के लिए जो है वो मुश्किलें मजीद हो सकती हैं। अब पाकिस्तान इसमें क्या कर सकता है या क्या करेगा, इस बात पे यकीनन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बैठ के बात जरूर कर रहे होंगे। लेकिन बहरहाल ये चीज तो पहले ही सोच लेनी चाहिए थी जिस वक्त ईरान के साथ काम करना शुरू किया था। कई पाकिस्तानी जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये भी कहना है कि भारत भी ईरान के साथ काम कर रहा है। चाबहार पोर्ट सभी ने नाम सुन रखा है, चाबहार पोर्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अगर भारत कर सकता है तो पाकिस्तान अगर गैस पाइपलाइन पे काम करे तो उसके ऊपर सैंक्शंस की धमकियां अमेरिका क्यों दे रहा है? उसका बड़ा सिंपल सा आंसर यही है कि जी क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर है और अब वो जाहिर है कि कहा ये जा रहा है 2025 में फोर्थ नंबर पे और उसके बाद जो है वो थर्ड नंबर पे दुनिया की इकोनॉमी उनकी चली जाएगी। तो जिसके पास पैसा होता है जाहिर है उसके लिए जो है वो और तरह से बात की जाती है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त भी यही है कि कभी सऊदी अरब और कभी IMF या कभी वर्ल्ड बैंक, इसी तरह से पैसा जमा किया जा रहा है। और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो भी इसी तरह की खुशखबरियां देते सुनाई देते हैं कि जी एक बार फिर पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया गया है नए IMF के प्रोग्राम के लिए। तो जहां पर आप की इकोनॉमी जो है वो किसी तरह के लोन पे या किसी तरह की डोनेशन पर टिकी होती है, तो जाहिर है वहां की फॉरेन पॉलिसी डिपेंडेंट नहीं होती। आप अपनी मर्जी से ना तो रशिया से ऑयल ले सकते हैं, ना ही आप अपनी मर्जी से ईरान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है? करना तो यही होगा जो हमेशा से मैं और मेरे जैसे कई जर्नलिस्ट हम बोल-बोल के हमारे गले बैठ गए कि प्लीज़ एनर्जी सेक्टर पे काम कीजिए, प्लीज़ पाकिस्तान में जो पैसा लाते हैं वो पाकिस्तान में ही लगाइए, उसको घुमा-फिरा कर बाहर मत ले जाइए। पाकिस्तान का में जो पैसा लाया जा रहा है, चाहे वो लोन की शक्ल में हो, डोनेशन की शक्ल में हो, अगर वो पाकिस्तान में ही लगेगा, यहाँ पे ही जो है वो लोगों के साथ काम किया जाएगा, फैक्ट्रीज खुलेंगी, तभी कुछ हो पाएगा। वरना यही है कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगी, आपको डिक्टेशन लेना पड़ेगा और आपको ऑर्डर्स भी एक्सेप्ट करना पड़ेंगे। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान के लिए बात की जा रही है, यकीनन पाकिस्तान के जो लॉ मेकर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं वो यकीनन उन सारी खबरों को और उन सारे स्टेटमेंट्स को बहुत गौर से देख रहे होंगे और यही सोच रहे होंगे कि अब आगे किस तरह से बढ़ना है। क्योंकि साफ तौर पे कह दिया गया ईरान के प्रेसिडेंट की जो पाकिस्तान में विजिट था, अब तो खैर वो वापस जा चुके हैं और वो अपनी कंट्री पहुंच चुके हैं। और यकीनन ये विजिट को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत गौर से देखा गया है और सब यही बात कर रहे हैं कि आखिर अब अमेरिका का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। लेकिन अमेरिका के तरफ से जो फिलहाल जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं अगर पाकिस्तान ने ईरान के साथ किसी भी तरह का बिजनेस रिलेशन बनाया या कोई ट्रेड की या कुछ बाकी स्मगलिंग वगैरह वो चलती रहे, उसकी टेंशन नहीं है। आपको तो मालूम है कि चाहे वो ईरान का बॉर्डर हो चाहे अफगानिस्तान का बॉर्डर हो,
दोनों तरफ जो है वो टेंशन रहती है, और टेंशन के साथ साथ स्मगलिंग भी पूरे जोर से रहती है। यानी कि एक तरफ तो हमें अफगानिस्तान से भी नाराजगी रहती है, अफगानिस्तान हमसे नाराज रहता है, ईरान हमसे रहता है, हम ईरान से अक्सर नाराज रहते हैं, लेकिन जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो स्मगलिंग हो रही है, अगर उसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए तब शायद हालात कुछ बेहतर होंगे। लेकिन बहरहाल अमेरिका को भी सोचना होगा, और ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटवाने के लिए भारत को भी कुछ रोल प्ले करना होगा, और करेगा शायद, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि चाबहार पोर्ट और इसी तरह के कई दूसरे प्रोजेक्ट्स में भारत जो है वो ईरान के साथ काम करना चाहता है। भारत इजराइल के साथ भी बहुत अच्छी दोस्ती में है, और ईरान के साथ भी। ये और बात है कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि ईरान ने जिस तरह से अटैक किया इसराइल पे, और जवाब में इसराइल ने जो किया, तो बहरहाल वो भी एक तरह की, वो हमारे यहाँ जो बोला जाता है ना, नूरा कुश्ती, वो लग रही थी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, सिर्फ अपने मिसाइल ही चला रहे थे। लेकिन बात सारी है कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से बार बार कहा जाता है कि जी वो ईरान के साथ भी काम करेंगे, और इसराइल से भी उनके टर्म्स अच्छे हैं। तो अगर ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट और कई दूसरे प्रोजेक्ट पे जब भारत काम करना चाह रहे हैं, तो भारत की ये भी कोशिश होगी, जो हमारे यहाँ यानी लोग बात करते हैं, कि वो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हटवाए, और यही चीज जो है वो ईरान के लिए भी फायदेमंद होगी। लेकिन अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गई और उसे परमिशन मिल गई कि वो दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड भी कर सकता है, काम भी कर सकता है, और साथ साथ अपना ऑयल भी सेल कर सकता है, तो इसका मतलब यही है कि फिर गल्फ कंट्रीज के लिए यकीनन मुश्किल घड़ी होगी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में जिस तरह से ऑयल की अभी तक कमाई चल रही है, जो कि कहा यही जा रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता करके कम होती चली जा रही है, और हो सकता है कि एक टाइम ऐसा भी आए कि ऑयल खत्म हो जाए। नेक्स्ट 10 इयर्स का टाइम दिया गया है सऊदी अरब और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज को, कि इनके पास 10 से 12 साल में ऑयल खत्म हो जाएगा। शायद यही वजह है कि एमबीएस जो है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के, उन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना शुरू किया है सऊदी अरब के बारे में। अब वहां पर फीमेल्स जो हैं वो ना सिर्फ ये कि ड्राइव कर सकती हैं, बल्कि कई तरह के चेंजेस जो हैं वो हम सऊदी अरब में देख रहे हैं। सऊदी अरब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 5 इयर्स में उनको जो है वो यूरोप बना देंगे, सऊदी अरब को यूरोप बनाने की भी बात की जा रही है। लेकिन अगर ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट गई और ईरान को परमिशन मिल गई कि वो अपना ऑयल भी सेल कर सकता है, और उसके साथ दूसरी कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकता है, तो यकीनन ये खबर जो है वो गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अच्छी साबित नहीं होगी, क्योंकि उनका ऑयल जो है वो रह जाएगा और सब ईरान की तरफ आ जाएंगे। ऐसी बात भी की जा रही है। बाकी सऊदी अरब और ईरान की जो टर्म्स हैं वो आपने देखा कि कुछ टाइम से बेहतर चल रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे को अपनी कंट्रीज में विजिट की दावत भी दे चुके हैं। वैसे सऊदी अरब से मुझे याद आया कि हमारे यहाँ भी सऊदी अरब के एमबीएस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान जो है, नेक्स्ट मंथ मई में उनका विजिट जो है वो सुना जा रहा है कि वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। और वैसे तो ये एक ऐसी ही तरह की दोस्ती है ईरान और सऊदी अरब की, जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है कि पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो आपस में मिल बैठते हैं, वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बैठ जाते हैं, और बाद में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है, और लगता ही यही है कि वो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ नहीं चल पाती। तो क्या सऊदी अरब जो कि एक सुन्नी कंट्री है, और साथ में ईरान जो एक शिया कंट्री है, क्या ये आपस में चल सकेंगे? वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि हम शिया सुन्नी की वजह से एक दूसरे से बात ना करें या एक दूसरे के साथ काम ना करें, मगर यहाँ पर होता है। कंट्रीज के बीच में तो होता ही है, लेकिन पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही होता है कि जो है वो शिया सुन्नी वाला झगड़ा भी हमने देखा कि बहुत हुआ करता है। लेकिन खैर इन चीजों के ऊपर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, और एक दूसरे को टॉलरेट करना चाहिए, एक दूसरे को स्पेस देनी चाहिए, तभी कोई, चाहे वो इंडिविजुअल इंसान हो चाहे वो कंट्री हो, वो तभी प्रोग्रेस कर पाते हैं। वरना यही होगा कि ना वो खुद आगे बढ़ सकेंगे, ना ही किसी और को बढ़ने देंगे। यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे चाइना हो, या जो बड़ी कंट्रीज हैं खासतौर पे अमेरिका और चाइना और भारत, इनकी बात जब की जाती है तो ये भी कहा जाता है कि इन्हें अपना रोल प्ले करना चाहिए। यकीनन जो इसराइल और हमास के बीच में, या इसराइल और फलस्तीन के बीच में जंग चल रही है, उसको रोकने में, लेकिन लगता ऐसा है कि वो लोग कोई खास इंटरेस्टेड नहीं है। खैर, बात हम करेंगे एक बार फिर इमरान खान की। और इमरान खान साहब की, जैसे ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इमरान खान साहब जो कि इस वक्त तक जेल में हैं। इमरान खान साहब का कहना ये है
کہ مجھ سے ڈیل کی نہ کسی نے کوئی بات کی نہ ہی کوئی پیغام آیا، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، ایجنسیز اور فوج کی. اور عمران خان کا کہنا یہ ہے کہ مجھ سے ڈیل کی گئی ہے، نہ کوئی بات کی ہے نہ ہی کوئی پیغام آیا. سوال یہ ہے کہ وہ مجھ سے کس بات پر ڈیل کریں گے. ہاں، جب 8 فروری کو عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی تو اس وقت کہا تھا کہ بات کرنے کا. ملک میں اس وقت کوئی طرح کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. جی ہاں، یہ کہنا ہے عمران خان کا کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیز ان کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ آخر ان سے کس چیز کے اوپر بات کریں گی. ویسے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی خاص ان سے کسی نے ڈیل کرنے کی کوشش نہیں کی. ساتھ عمران خان کا یہ بھی کہنا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ پبلک ایک طرف کھڑی ہو گئی تھی، اور اس میں عمران خان کا یہی کہنا ہے، شاید وہ سپورٹ کر رہے ہیں 9 مئی کو، مگر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اس وقت ملک میں کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں ہے. بالکل میرا خیال ہے یہ عمران خان یہاں پہ تو کافی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جو گورنمنٹ موجود ہے سبھی جانتے ہیں شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کس طرح سے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور کس طرح سے اس کے بعد کنٹری کو لے کے چلتے ہیں. تو جیسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو بہت اچھے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں ہے، اور یہی بات عمران خان بھی جو ہے وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. بات کریں گے ہم پارلیمنٹ کی. جی ہاں، پارلیمنٹ میں جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ پارلیمنٹیرینز کے قیمتی جوتے چوری ہو گئے، یعنی کہ پارلیمنٹ میں جو مسجد ہے وہاں پر جو لوگ نماز پڑھنے گئے تھے ان کے جوتے چوری ہو گئے. جی ہاں، اس کے اوپر بھی کمیٹی بٹھا دی گئی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جی چیک کیا جائے اور پتہ لگایا جائے کہ آخر وہ کون ہے جو جوتے چوری کر کے لے گیا. ویسے تو خیر بہت بار ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کی جو مسجد ہوتی ہیں ان میں یا مساجد ہوتی ہیں اس میں جی جوتے چوری ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ کہانی الگ ہے. وہ جوتے چوری کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ جوتے چوری کرتے ہیں اور خود پہن لیتے ہیں، اپنے جوتے وہاں چھوڑ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ سین یہ ہے کہ جوتے چوری ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ کسی نہ کسی چور بازار میں سیل کیے جا رہے ہیں. یہ بات بھی یہ جو ہے وہ بہت عجیب سی ہے، مگر بہرحال پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہوا ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز کے جوتے چوری ہو گئے. پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنے جوتوں کو کہیں اور سیل ہوتا ہوا بھی شاید دیکھ رہے ہیں، یا ان کو خبر ملی ہے کہ ان کے جوتے جو ہیں وہ کسی مارکیٹ میں بیچے جا رہے ہیں. بات کریں گے ایک بار پھر گورنمنٹ کی، اور ایک بار پھر آپ کو نظر آ رہے ہیں اعظم تارڑ صاحب، جو کہ اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اندر ہیں، وفاقی وزیر ہیں. لاپتہ افراد کے معاملے میں حکومتی اداروں کی مداخلت کے الزام کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. اس معاملے پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. گوادر پر حملے میں حملہ آور مسنگ پرسن میں سے تھا. جی ہاں، یہ کہنا ہے اعظم تارڑ صاحب کا، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جی مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان میں ہے، لیکن گوادر میں جو اٹیک کیا گیا تھا وہ یہ بات بہت عجیب سی بتا رہے ہیں کہ گوادر میں جو اٹیک کیا گیا تھا اس میں جس نے اٹیک کیا تھا اس کا تعلق وہ بتا رہے ہیں مسنگ پرسن سے، یعنی کوئی مسنگ پرسن کی لسٹ میں جس کا نام ہے اس نے جا کر گوادر میں جو اٹیک تھا اس میں حصہ لیا. اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے اور اعظم تارڑ صاحب اس بات کے اوپر کہاں تک کس حد تک ڈٹے ہوئے ہیں یا کس حد تک اس بات کو ثبوت کے ساتھ دیں گے، یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن بہرحال بلوچستان اور یا سندھ اور مسنگ پرسنز کا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور لوگ کافی پریشان ہیں. یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی بار کہی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی خاص کام ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا. آج بھی لوگ جو ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں کہ کب لوگ جو مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہیں ان کو اپنے پیاروں تک پہنچتے ہیں، یا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ان کے گھر کے لوگ یا جو دوست احباب جو بھی مسنگ پرسن میں ہیں وہ گھر کب واپس پہنچتے ہیں. پاکستان کے اوپر کئی طرح کے اس وقت خطرات منڈلا رہے ہیں، جس میں ایف اے ٹی ایف کی لسٹ بھی شامل ہے کہ ہو سکتا ہے پاکستان کو ایک بار پھر ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ کی شکل دیکھنی پڑ جائے. اور دوسری طرف ایران کے ساتھ کام کرنے کی وجہ سے یا ایران کے ساتھ ٹریڈ اور ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے اوپر کام کرنے کی وجہ سے امریکہ بھی کافی حد تک پاکستان سے ناراض ہے. اور امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یہ چیز تو خیر ہمیں جو ہے بہت حد تک اندازہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان امریکہ کو ناراض کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ پیسہ ہمیں امریکہ سے ہی ملتا ہے، جو کیش یا جو ڈالرز ہمیں ملتے ہیں وہ ہمیں فی الحال امریکہ سے ہی ملتے ہیں، کسی دوسری کنٹری سے نہیں ملتے. اور اگر امریکہ نے
पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह की सैंक्शंस लगा दी, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट में एफएटीएफ की चला जाएगा और कई मुश्किलें जो है वो देखने को मिल सकती हैं। जो कंट्रीज़ इस वक़्त पाकिस्तान को पैसा दे रहे हैं, वो भी बैकफुट पे चले जाएँगे और पाकिस्तान को कहीं से भी फंड नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए हमें खुद सोचना होगा कि क्या किया जाए और किस तरह से किया जाए। लेकिन ईरान के साथ दोस्ती जो है वो पाकिस्तान को महँगी पड़ सकती है। लेकिन बात सिर्फ़ वही है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की भी उतनी ही रिस्पेक्ट हो और पाकिस्तान की भी फॉरेन पॉलिसी उतनी ही इंडिपेंडेंट हो जितनी कि किसी भी दूसरी कंट्री की, चाहे वो भारत हो या फिर बांग्लादेश हो या कोई भी दूसरी कंट्री जो इस रीजन में उनकी तरह हो, तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी की तरफ खास तवज्जो देनी होगी, एनर्जी सेक्टर में काम करना होगा, अपने आप को संभालना होगा, इसलिए कि सही होने की गुंजाइश या सही होने की स्पेस तो हमेशा रहती है। चाहे आप जो मर्जी कह लीजिए, चाहे जो कंट्री हो, चाहे इंडिविजुअल हो, करेक्शन हमेशा हो सकती है, सही हमेशा किया जा सकता है, अपने आप को अपनी गलतियों से सीख कर आगे भी बढ़ा जा सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए और सिर्फ ये कह देने से कि जी हमें कोई परवाह नहीं है अमेरिका की, हम हमारी जो मर्जी हम करेंगे, ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा, ऐसा कहने से दाल नहीं गलेगी। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।